नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी ओदा चैनल यूट्यूब पर। मैं रोशन सर। आज हम करने वाले हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एसी पेपर यूनिट 4 का महामैराथन क्लासेस। आज का जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का अंतिम क्लास होगा। इसमें हम यूनिट 4 को जो है पूरी तरह कवर करेंगे। यह क्लास खास तौर पर यूजी थर्ड सेमेस्टर सेशन 24 से 28 बीए बीकॉम बीएससी के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज की इस मैराथन क्लास में हम यूनिट 4 के पूरे टॉपिक आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट में जानेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कौन आएगा। तो अगर आप भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आज का जो है हम क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका वो समझिए। पुनर्वास क्या है? इसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। प्रश्न जैसे कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के बाद प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों उनके सामान्य जीवन पर वापस लौटने सुव्यवस्थित प्रक्रिया को पुनः वास कहा जाता है, जहां एक ओर से पुनर्निर्माण के संबंध में भौतिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचों की मरम्मत करने या उन्हें दोबारा सुजित करने से है, वही पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन से फिर से पटरी पर लाना है। पुनर्वास को तत्कालीन राहत और दीर्घकालीन विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में समझा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना है, भौतिक क्षति भी भरपाई करना है, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा देना है, आर्थिक कार्यों को पुनः आरंभ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जो है करनी है। ठीक है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि जो है पुनर्वास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले समझिए भौतिक पुनर्वास। जैसे कि यह पुनर्वास एक भौतिक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व के अंतर्गत शामिल होता है। बुनियादी ढांचे, मकान, भवन, रेल मार्ग, सड़कें, जल आपूर्ति और संचार नेटवर्क भौतिकी संसाधन पुनर्निर्माण में ध्यान केंद्रित किया जाता है। कृषि और पर्यावरण पर्यावरण के संरक्षण, बहुवैकल्पिक फसल उगाने की तकनीकें, नहर सिंचाई संबंधन नीतियाँ, पशुपालन, कृषि और खेती के उपकरण की व्यवस्था जो है करनी इसमें शामिल होता है। अब बात करते हैं आवास। आवास में जैसे कि बाढ़ के समतल जोन बनाना, भू उपयोग की योजना बनाना और मकानों को पुनः फिटिंग करना भी भौतिक जो है पुनर्वास का जो है एक हिस्सा है। दूसरा हम समझते हैं सामाजिक पुनर्वास। इसमें क्या है, आपदा के बाद जो है समाज जो है ताना बाना बिखर जाता है। सामाजिक पुनर्वास का उद्देश्य दुखी व्यक्तियों को सहारा प्रदान करना है। जैसे कि किसी के घर में अगर बाढ़ आया है या भूकंप होता है तो उसको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे पैसे से हो सकता है, सामान से हो सकता है, इसमें हम किसी की सहायता करते हैं। अब क्या है, समाज को पुनः खड़ा करना है, इसमें प्रमुख कार्य है परामर्श और शिक्षा। शैक्षणिक समिति बनाकर दुखी व्यक्तियों के निर्माण के रूप में परामर्श प्रदान करना है। शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए शिक्षकों की तलाश करना, बच्चों को पुस्तकों तथा लेखन सामग्री देना, स्वास्थ्य एवं देखभाल, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य आदि के संबंधित कार्यक्रम को जो है आयोजित किया जाता है। संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा, जैसे कि समिति अवधि के लिए दुख व्यक्तियों को देखभाल करना, वृद्धाश्रम सुविधा प्रदान करना और वृद्धा महिलाओं को तथा बच्चों के एक स्वाभाविक सुरक्षित वातावरण की जो है तलाश करना। अब बात करते हैं सामुदायिक शक्तिकरण, जिससे बहुउद्देशीय सांप्रदायिक केंद्रों में स्थापना करना, स्वयं सहायता समूहों का जो है ग्रुप को बढ़ावा देना। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है महिलाएं, बच्चे तथा स्वाभाविक सुरक्षित जो है वातावरण को तलाश, मतलब जो भी वृद्धाश्रम बनाया जाता है उसमें महिलाओं को रखा जाता है, अनाथ आश्रम बनाया जाता है इसमें बच्चों को रखा जाता है। तो मतलब वैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जहाँ से ये जो है सुरक्षित रह सके और अच्छे से वहाँ जीवन यापन अपना कर सके। ठीक है, अब समझते हैं आर्थिक पुनर्वास क्या है। तो आपदा के बड़े पैमाने पर लोग जो आजीविका छिन जाती है, व्यापार नष्ट हो जाते हैं, प्रभावित लोगों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पुनर्वास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति आपदा के कारण, जिससे आर्थिक हानि क्षतिपूर्ति के कारण अधिक सहायता प्रदान करने से प्रयास किया जाता है। आजीविका बहाली, जिससे वर्तमान आजीविका योजना और व्यवसायों की जांच की जाती है तथा रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा किए जाते हैं। जोखिम मूल्यांकन, इससे पीड़ितों समूह के वर्तमान और भावी खतरों के विशेषताओं की व्यापक जांच की जाती है तथा भविष्य के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। तो जो है उनके लिए जो है भविष्य के लिए जो है आर्थिक मजबूत उनकी जो है हमेशा बनाया जाता है। इसमें जो है जोखिम तनाव जो भी प्रमुख है उसमें जो है इसे बचाव होता है। आगे समझिए। अब हम समझते हैं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, जैसे कि पुनर्वास के जो उठाए जाने वाले कदमों अत्यधिक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है। आघात, जिससे इससे उबरना, जिससे आपदा में सदमे, आघात और पीड़ित मनोदशा की प्रयत्न संबंध होता है। पीड़ित व्यक्तियों विशिष्ट प्रकार के भावनात्मक अवस्थाओं से गुजरता है। कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक दबाव होता है। परामर्श क्या होता है? जैसे परामर्श, जैसे कि पीड़ित व्यक्ति का भावनात्मक संतुलन के साथ अनुकूलन करने के लिए उपचार का ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास पीड़ित व्यक्तियों को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता प्रदान किया जाता है, मतलब उनको जो है सामान्य जीवन प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान किया जाता है और उन्हें प्रसन्न और स्वास्थ्य जीवन के जीने में जो है मदद करता है। उनको जो है स्वास्थ्य जीवन जो है जीने में जो है उनको मदद किया जाता है। ठीक है, अब इनका कंक्लूजन समझिए। पुनर्वास केवल टूटे हुए मकानों को खड़ा करने की सीमित ही नहीं है, ये आपदा प्रभावित सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त सम्मानजनक जीवन को जो है आपस में मुड़ने और जटिल अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के बाद लोगों न केवल जीवित रहे बल्कि अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा और सुरक्षित दे, जिससे कि इससे जो है लोगों को जो है सहायता किया जाता है और जो जिनका भी जो नुकसान होता है उसकी जो भरपाई किया जाता है, जिससे जो है अपना नए जीवन को जो है शुरुआत कर सके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। क्षति आकलन की आवश्यकता क्यों है? तो क्षति आकलन की आवश्यकता क्यों है वो समझिए। बीबीआई क्वेश्चन है जो है आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। आपदा आपदा के होने वाले जान माल की संपत्ति की हानि अध्ययन और मूल्यांकन क्षति आंकलन कहलाता है। यह आपदा प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन जैसी प्रकृति आपदाओं के जो है सरकार, प्रशासन और राहत एजेंसी को क्षति आकलन का कार्य करती है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि आपदा में जितने नुकसान हुआ है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है। मतलब इससे जो है सरकार पता करती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ये पता करने के बाद जो सरकार जो है वहाँ सहायता प्रदान करती है। सहायता जैसे कि पैसे से सहायता करती है, भोजन से सहायता करती है। आसपास जो है जो भी पीड़ित इलाके में जो भी फंसे हुए लोग होते हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्षति आकलन इससे होता है। अब समझिए, क्षति आकलन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये आपदा के बाद स्थिति गंभीर हो जाती है। लोगों को घर जो है नष्ट हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बिजली के तार, पानी व्यवस्थित बाधित हो जाता है, कई लोगों की मृत्यु या चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि राहत और बचाव के कार्य जो है प्रभावी ढंग से किया जा सके। ठीक है, तो जो है क्षति आकलन जो है बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है, जिससे जो है आसपास के जो है हमें इन्वायरमेंट जो भी घटित घटना होता है उसका जो है हम रिकवर कर सकते हैं। अब नुकसान को जो है सही जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए क्षति आकलन के यह पता चलता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है। इससे सरकार को जो है वास्तविक स्थिति समझने में जो है सहायता मिलती है। ठीक है, अब समझिए। राहत और बचाव के कार्य सही दिशा देने के लिए आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता पहुंचाना आवश्यक होता है। क्षति आकलन से यह जानकारी मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में भोजन, पानी, दवा और आश्रय की सबसे अधिक आवश्यक है। इससे राहत के कार्य जो है तेजी और सुव्यवस्थित तरीके से जो है किया जाता है। यहाँ जो है सुव्यवस्थित तरीका से जो है इसको किया जाता है। ठीक है, तो इनमें जो है बहुत ध्यान आप रखिएगा, ये जो बीबीआई टॉपिक है। ठीक है, आगे समझिए। अब समझते हैं आर्थिक जो है सहायता, उसमें जो है पता कैसे लगाया जाता है वो समझिए। तो जैसे कि आर्थिक हानि का अनुमान जो है लगाने के लिए क्या क्या किया जाता है वो समझिए। इसमें समझते हैं कि क्षति आकलन के माध्यम से सरकार के कुल आर्थिक नुकसान का जो है अनुमान लगाती है। ठीक है, इसके आधार पर जो है पुनः निर्माण के लिए बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, और यदि सही आकलन नहीं होगा तो आर्थिक सहायता सही ढंग से नहीं दी पाएगी। इसमें जो है सरकार जो है ना अपना एक बजट निकालती है कि कितने करोड़ को जो है सहायता देना है। किसी को जो है 10,000 की सहायता दी जाती है। ठीक है,
किसी को जो 20,000 की सहायता दी जाती है। इसे जो सरकार जो अपना बजट बनाती है, बजट के अनुसार जो है लोगों की मदद करती है, जिससे जो है लोगों को जो है ज़्यादा ज़्यादा सहायता जो है प्रदान होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम। आपका जो है आगे का टॉपिक है, जैसे कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण की योजना बनाने के लिए, जैसे आपदा के बाद लोग जो पुनः सामान्य जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, क्षति आकलन के लिए यह किया जाता है कितने घरों में निर्माण करना है, कितने विद्यालय और अस्पताल दोबारा बनाने हैं, तथा किन क्षेत्रों में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो जो भी मतलब आपदा के कारण जो भी मतलब हमारे वातावरण में जो भी परेशानी हुई होगी, घर टूटा होगा, बिल्डिंग टूटा होगा, उसको तुरंत जो है मरम्मत किया जाता है और बनाने के लिए एक बजट जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब आगे समझिए, जैसे कि संसाधन, और इसमें जो है संसाधन का उचित उपयोग, जैसे इसमें राहत सामग्री सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। क्षति आकलन से सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन, दवा, कपड़े, अन्य कपड़ा वस्तुओं सही लोगों तक पहुंचे। इन संसाधनों को जो है बर्बादी नहीं होती है। अब समझते हैं भविष्य की योजना सुरक्षित के लिए। क्षति आकलन से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार की आपदा कितना नुकसान होता है। इसके आधार पर भविष्य में आपदा प्रतिरोध निर्माण, मजबूत तटबंध, सुरक्षित भवन और बेहतर चेतावनी प्रणाली को जो है विकसित यहाँ किया जाता है। जो यहाँ जो है बहुत बेहतर प्रणाली के जो है विकसित ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम। मुआवजा और बीमा सहायता प्रदान करना, जैसे कि क्षति आकलन रिपोर्ट के आधार पर सरकार बीमा कंपनी प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता और मुआवजा प्रदान करती है। इससे पीड़ित लोगों को जो है जीवन दोबारा शुरू करने में सहायता मिलती है। अब प्रशासनिक निर्णय की सहायता क्या होता है? क्षति आकलन के दौरान सरकार जो है आपातकालीन योजना बनाती है। इसमें विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपती है कि इससे जो है आपदा प्रबंधन जो है अधिक प्रभावी बनता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के जो आदमी को एक जवाबदेही दिया जाता है कि उनको जो है उस एरिया को देखना है, जो भी बाढ़ इलाका जो भी प्रभावित हुआ है उस एरिया में जो है अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना है। तो गवर्नमेंट का भी जो यही होता है कि जो है ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है सहायता प्रदान करे और ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है इसमें जो है सुरक्षा मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इससे जो है प्रदान प्रदान उनको हो। अब कंक्लूजन समझिए, और इसमें जो है अंत में कहा जा सकता है कि आकलन आपदा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण कार्य जो है सही ढंग से संभव नहीं हो सकते हैं। प्रक्रिया न केवल वर्तमान नुकसान का मूल्यांकन करती है, बल्कि भविष्य में होने वाले आपदाओं के नुकसान कम करने के बजाय सुलझाती है। इसलिए प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सही और समय से क्षति जो है आकलन जो है करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को जो है विस्तार से समझाइए। तो ये समझिए, पुनर्वास अभिप्राय क्या होता है इसे वो समझिए। बाद में प्रभावित व्यक्ति को परिवार को उनके अनेक सामान्य जीवन स्तर वापस लाने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया से है। जैसे कि यहाँ तत्कालीन राहत और दीर्घकालीन विकास के बीच जो है कड़ी। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक क्षति की भरपाई करना होता है। ठीक है, इसमें जो है भौतिक क्षति की जो है भरपाई जो है यहाँ पे किया जाता है सुव्यवस्थित प्रक्रिया से है। यह तत्कालीन राहत और दीर्घकालीन के बीच कड़ी जो है होता है। इसमें सेवाओं जो है चालू करना होता है। इसमें रोगी पीड़ित मनोवैज्ञानिक का सहारा जो है प्रदान करना तथा आर्थिक कार्यों के लिए पुनः आरंभ करना होता है। एक सफल आपदा प्रबंधन के लिए पुनर्वास के 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। समझिए, अब एक में समझते हैं आपदा प्रबंधन के चक्र, जैसे कि बाढ़। आपदा प्रबंधन के चक्र में आपदा के बाद का चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब किसी क्षेत्र में आपदा, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि आती है, तत्कालीन राहत और बचाव कार्य को जो तुरंत बाद प्रभावित समाज में फिर से खड़ा करने के लिए चुनौती होती है। इस चरण में पुनर्वास की पुनर्निर्माण कहा जाता है। यद्यपि दोनों शब्द में एक ही साथ उपयोग किया जाते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन इन अर्थों में कार्य क्षेत्र और उद्देश्य भिन्न भिन्न व्यापक है। नीचे इन दोनों की अवधारणा जो है विस्तार में हम चर्चा करेंगे। आगे समझिए, अब पुनर्वास को समझते हैं क्या है। इसका अभिप्राय आपदा के बाद प्रभावित व्यक्ति के परिवार और उनके सामान्य जीवन स्तर की वापस लाने सुव्यवस्थित तरीका को जो है किया जाता है। ठीक है, तो इनको जो है हर प्रकार की जो है सहायता के लिए इनको किया जाता है। भौतिक पुनर्वास समझिए, यह पुनर्वास एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत नष्ट हुई मकान, भवन, रेलगाड़ी, सड़कें जो है, नेटवर्क, भौतिक संसाधन प्रणाली
ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें कृषि के उपकरण, पशुपालन और बाढ़ समेत जोन जो है बनाया जाता है। मकानों को जो है पुनः जो है फिटिंग करना इसमें शामिल होता है। ठीक है, बना जो भी टूटा फूटा मकान होगा ना उसको पूरा जो है सही किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं सामाजिक पुनर्वास क्या होता है। इसका उद्देश्य जो है समाज के ताने बाने फिर से जोड़ना। इसके अंतर्गत शैक्षणिक समितियां बनाकर बच्चों को जो है शिक्षा, पुस्तक, लेखन सामग्री प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विशेष रूप से वृद्धों को जो है महिलाओं और बच्चे जैसे संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा के लिए स्वाभाविक वातावरण की जो है तलाश की जाती है। स्व सहायता समूहों को जो है बढ़ावा देने में जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये बढ़ावा देते हैं। आगे समझिए आर्थिक पुनर्वास क्या है। आपदा आपदा के कारण लोगों की आजीविका छीन जाती है। इसके तहत आर्थिक हानि क्षतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ितों की वातावरण आजीविका योजना व्यवसाय की जांच की जाती है। रोजगार के नए अवसर सृजित कर तथा अधिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो है प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें आत्मनिर्भर जो है इनको बनाया जाता है। अब हम समझते हैं पुनर्निर्माण क्या है। ध्यान से समझिएगा। पुनर्निर्माण अभिप्राय जो है आपदा के बाद क्षतिग्रस्त संरचनाओं, बुनियादी ढांचे और संपत्ति को फिर से बनाने और मरम्मत करने में है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है केवल इमारतें पहले जैसा बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित स्तर जैसी व्यवस्था को बनाना जो भविष्य में खतरे को जो है कम कर सके। जैसे कि किसी का घर अगर मान लेते हैं कि समुद्र के किनारे पे बना है, तो जो है वहां से उसका जमीन जो है अलग जगह एक भूमि लिया जाता है और उसमें एक जो सुरक्षित स्थान पर मकान बनाया जाता है, जिससे आने वाले कल में अगर कोई वैसा आपदा आता है तो उससे जो है सुरक्षा हो सके, कुछ हानि ना हो, इसलिए जो है ये सब किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। निम्नलिखित बुनियादी ढांचे विकास पर ध्यान दिया जाता है। भौतिक संरचना, इसके अंतर्गत नष्ट हुई सड़कें, जल निकासी प्रणाली, बिजली, संचार लाइन और पुनर्निर्माण जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे समझिए। अब सेवा बुनियादी संरचना है, जैसे कि इसमें परिवहन सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और पुनर्निर्माण जो शामिल होता है। सामाजिक बुनियादी संरचना, इसके अंतर्गत सामुदायिक केंद्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो है आश्रमों का जो है निर्माण किया जाता है। पर्यावरण बुनियादी संरचना, आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक पर्यावरण स्थिति को जो है बनाना इसमें जो है शामिल होता है। अब पुनर्निर्माण के दौरान सुरक्षा को समझिए। जैसे कि सुरक्षा तकनीकी मकान योजना हमेशा पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई मकान भूकंप पर संभावित क्षेत्र है तो उसका जो है तकनीकी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बाढ़ के मामले में जो है बस्ती को संभावित क्षेत्रों से दूर जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी गुजरात भूकंप के बाद जो है मॉडल भवन प्रस्तुत किए थे, जिसमें स्थानीय निर्माण श्रमिकों को जोखिम रोधी निर्माण का परीक्षण देना तथा बहुवैकल्पिक जो है प्रौद्योगिकी का जो है इस्तेमाल करना इसमें जो है शामिल था। ठीक है, आगे समझिए। पुनर्निर्माण के लिए जो है धन का प्रबंधन। पुनर्निर्माण एक अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच योजनाएं जो होती है। इसमें राष्ट्रीय आपदा को राहत कोष और राज्य आपदा कोष को जो है एसडीआरएफ की जो है सहायता दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, संसद के विकास योजना एमडीएलएडीए, विभिन्न बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उपयोग धन जुटाने में, नुकसान तथा भरपाई करने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब पुनर्वास और पुनर्निर्माण में मुख्य अंतर क्या है समझे। पुनर्वास का सीधा संबंध व्यक्ति और परिवार के सामाजिक और आर्थिक मानसिक स्थिति और सुधार से है, व्यावसायिक जीवन और लौटाने से है। जबकि पुनर्निर्माण की जो है भौतिक संपत्ति, वस्तु और बुनियादी ढांचे से है, इमारत, सड़कें से है। ठीक है, सुजित करता है, इसे आपदा प्रतिरोधी जो है बनने से होता है। अब कंक्लूजन समझिए। पुनर्वास पुनर्निर्माण दोनों जो है आपस प्रबंधन जो है होता है, इसके चरण में एक दूसरे को पूरक अंक है। केवल नई और मजबूती इमारत खड़ी देने से पुनर्निर्माण आपदा पीड़ित दुख को कम नहीं किया जाता, ताकि इन्हें आजीविका और मानसिक शांति ना मिले। ठीक इसी प्रकार बिना सुरक्षित ढांचों को लोग बसाना भविष्य के लिए खतरे और आमंत्रित किया जाता है। इसी राष्ट्र में समाज के जो है समग्र विकास के लिए इन दोनों प्रक्रिया को साथ साथ ही प्रभावी चलना जो है आवश्यक होता है। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसका हम डिस्कशन करेंगे, जो यूनिट 2 में है, जो आपका 2 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम 4 ऑप्शन नहीं लाएंगे, हम सीधा आपको जो है कम आंसर में ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा चीज़ हम बताना चाह रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो आने वाले जो है हर वीडियो को जो अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे यूनिट 4 का। ठीक है, तो समझिए, ऐसी संभावित घटना जो नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन कमजोर आबादी से टकराने पर ही आपदा बनाती है, वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? खतरा। खतरा जो है संभावित क्षेत्रों में जो है आता है, और बड़ा, बहुत बड़ा जो है इसका नुकसान होता है। ठीक है, आप समझते हैं, समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन अब का है, आपदा के बाद बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए लोगों की सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पुनर्वास करते हैं, क्योंकि जो सहायता जो करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुनर्वास बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन समझिए, जैसे कि आपदा के बाद क्षतिग्रस्त भवनों संरचनाओं को दोबारा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? मतलब पुनः से बनाना है, सीधा मतलब समझिए। और कोई घर टूट गया तो उसको हम क्या करेंगे? उसका मरम्मत करेंगे ना, फिर से बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? पुनर्निर्माण। तो वही बोलेंगे, आपदा के बाद अगर क्षतिग्रस्त भवनों का संरचना का दोबारा जो है प्रक्रिया से उसका निर्माण किया जाता है, तो इसको पुनर्निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं चौथा क्वेश्चन, जिससे कि भूकंप प्रतिरोध निर्माण में टीएमटी बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें जो है अधिक लचीलापन और मजबूती प्रदान करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। क्षति आकलन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। जैसे आपदा आपदा से हुए नुकसान, गंभीरता और सीमा का जो है आकलन जो है किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार दिल्ली के किस भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है? जोन जो है आईवी, जोन जो है आईवी में स्थित है। ठीक है, जोन क्या है? आईवी में इसका जो है स्थित है, दिल्ली में। आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि अब का क्वेश्चन जो है, असम असम जो है टाइप घर में भूकंप के दौरान अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ जो है हल्के और लचीले जो होते हैं। आपदा पीड़ित और मानसिक आघात उभारने के लिए किस प्रकार का पुनर्वास क्या होता है? मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। ठीक है, और आगे समझिए, भूकंप प्रतिरोधी निर्माण में पहले मिट्टी परीक्षण क्यों किया जाता है? तो सही प्रकार से नींव जो है निर्धारित करने के लिए उस वाले जो है मिट्टी का जो है परीक्षण किया जाता है। अब एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो यदि बीबीआई क्वेश्चन है, ये जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में किया गया था। तो समझिए दूसरा क्वेश्चन, 11 नंबर, जल वनस्पति जीव जंतु प्रभाव के मूल्यांकन किस प्रकार की क्षति कहलाती है? तो पर्यावरण क्षति कहलाती है। एसडीआरएफ के सामान्य राज्यों की केंद्र सरकार योगदान देती है, तो कितना देती है? एसडीआरएफ कितना देती है? 75% जो है योगदान अपना देती है। आगे समझिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन समझिए, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए किस प्रकार के पुनर्वास है? तो आर्थिक पुनर्वास है। विकल्प सुविधाएं जोड़ने में लागत की लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो 5 से 10% लगभग होता है। ठीक है, अब बड़े पैमाने पर तेजी आकलन के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो रिमोट सोर्सिंग सेटेलाइट का किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उद्देश्य होता है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान इसमें करना होता है, जिसमें जो है जितने भी किसान होते हैं ना, उसको सहायता दिया जाता है, और उनमें जो है ज़्यादा ज़्यादा इसमें बताया जाता है। अब हम समझते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17वां, तो नरम मिट्टी वाले क्षेत्रों में कौन सा नींव उपयुक्त मानी जाती है? तो इसमें जो है राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ जो सबसे अधिक दबाव करते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने किस प्रकार का होता है? तो सामाजिक पुनर्वास, जो समाज से जोड़कर करता है, तो क्या सामाजिक पुनर्वास कहलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, त्वरित क्षति आकलन आवश्यक होता है। उत्तर जो है राहत और बचाव की प्रक्रिया प्राथमिक तय करने के लिए संसाधन का सही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है यूनिट जो है 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूनिट 4 जो है आज कंप्लीट हो गया। एसी पेपर कौन है? 3 स्पेशल जो है 2024 से 28 सेशन के बच्चों के लिए क्लास था, तो आज ये कंप्लीट हुआ। आगे हम कौन सा कोर्स लेकर आए, आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम सोच रहे थे कि आपके लिए जो है कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है इसमें लाएंगे, वही क्लास जो है आपको दिया जाएगा। अगर आप ही हमारे चैनल पे कैसा लगा और आपको कैसा हमारा जो है पढ़ाई लगा, तो आप ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के पास। धन्यवाद।